हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं अप्लाइड केमिस्ट्री फॉर स्मार्ट सिस्टम के लेक्चर नंबर 3 को, जिसका सब्जेक्ट कोड है AS102D एंड AS202D। ऑलरेडी हम लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 को कवर कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो जल्दी से जाइए उन लेक्चर्स को कंप्लीट कीजिए। तो लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम अपने रिमेनिंग टॉपिक्स को कवर करने वाले, जिसमें आज हम देखेंगे इंसुलेटिंग एंड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, रिलायबिलिटी एंड कोरोजन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। ये सारे टॉपिक कवर करने के बाद हमारी जो यूनिट नंबर 1 है वो कंप्लीट हो जाएगी, यानी ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा यूनिट नंबर 1 का। क्लियर है? तो इस वीडियो के अंदर हम इन टॉपिक्स को डिटेल में देखेंगे। साथ ही साथ जो हमारा कोरोजन टॉपिक है, ये आपका प्री पास जो सिलेबस था उसके अंदर भी था, तो कोरोजन से जितने भी पीवाईक्यूज क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक, मैं आपको वो भी कराऊंगी। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखो। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोज आपके लिए लाने वाले हैं। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट, बढ़ते अपने पहले टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल। अब बेसिकली इंसुलेटिंग मटेरियल्स क्या होते हैं? इंसुलेटिंग मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जो अपने अंदर इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं कराते, वही हमारे इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं। लाइक जैसे ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया। तो ये मटेरियल्स कैसे होते हैं? इन मटेरियल्स के अंदर क्या आप इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करा सकते हो? नहीं, हम इलेक्ट्रिक करंट को उनके अंदर फ्लो ही नहीं करा सकते। तो उन मटेरियल्स को हम क्या बोलेंगे? दैट मटेरियल इज कॉल्ड इंसुलेटिंग मटेरियल। इसका मतलब क्या है कि क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को रोकते हैं। जो मटेरियल्स इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को रोकते हैं उन्हीं मटेरियल्स को हम बोलते हैं इंसुलेटिंग मटेरियल्स। अब ऐसा क्या होता है भाई, ये क्यों रोकते हैं? क्योंकि जो हमारे इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं इनके अंदर जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत ज्यादा कम होते हैं। जब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे तो ये इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ ही नहीं करेगी कि वो इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ ही नहीं करेंगे कि वो इजीली फ्लो कर पाए। तो इसलिए हमारे इंसुलेटिंग मटेरियल्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ नहीं करते, क्योंकि उनके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो बहुत ज्यादा कम होते हैं। क्लियर? आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल्स क्या होता है। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? एन इंसुलेटिंग मटेरियल इज अ मटेरियल दैट डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो इजिली थ्रू इट। इंसुलेटिंग मटेरियल वो मटेरियल होता है जिनके अंदर हम इलेक्ट्रिक करंट को बहुत इजीली फ्लो नहीं करा पाते, उसी को हम बोलते हैं इंसुलेटिंग मटेरियल। जैसे मैंने पहले भी लेक्चर नंबर 1 में जब हमने इंसुलेटर्स पढ़ा था वहां हमने काफी डिटेल में देखा था कि इंसुलेटिंग मटेरियल्स क्या होते हैं। लाइक जैसे हमारा जो डेटा केबल होता है, डेटा केबल कॉपर, अंदर से तो कॉपर का होता है बट बाहर उस पे किसी कोटिंग होती है इंसुलेटिंग मटेरियल्स की होती है। तो वो क्यों होती है? क्यों हम डायरेक्टली कॉपर को नहीं देते कि भाई कॉपर का वायर दे दे, डायरेक्टली आप चार्ज कर दो? क्यों? क्योंकि अगर हम डायरेक्टली देंगे तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, हमें कुछ हार्म पहुंच सकता है, करंट लग सकता है। तो बहुत सारे क्या है, कॉजेज है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कोई भी कॉपर वायर हुआ उसके ऊपर इंसुलेटिंग मटेरियल की कवरिंग करते हैं ताकि वो हमें इलेक्ट्रिक शॉक और शॉर्ट सर्किट से बचा सके। क्लियर है? तब हमें क्यों नीड होती है? क्योंकि हम इलेक्ट्रिक शॉक से प्रिवेंट करते हैं, शॉर्ट सर्किट से प्रिवेंट करते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होते हैं उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं और हमारी सेफ्टी को इंप्रूव करते हैं। ठीक है? अब नेक्स्ट है आपका कि कोई भी मटेरियल को हम कब बोलेंगे कि वो एक गुड इंसुलेटिंग मटेरियल है, उसके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या है कि वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होना चाहिए उसका बहुत ज्यादा हाई, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए, गुड मैकेनिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, हीट रेजिस्टेंस होना चाहिए और केमिकल स्टेबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए। अगर किसी भी मटेरियल के अंदर ये 4 प्रॉपर्टीज हैं तो हम उस मटेरियल को बोलेंगे कि ये जो मटेरियल है ये हमारा एक गुड इंसुलेटिंग मटेरियल है। ठीक है? लाइक जैसे एग्जाम्पल प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया, ग्लास, सैरामिक, माइका, ये सब क्या होते हैं? ये आपके इंसुलेटिंग मटेरियल्स ही होते हैं। अब इसके अंदर लिखा हुआ है कि कुछ इंसुलेटिंग मटेरियल्स है, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ एप्लीकेशंस है। जैसे आप देख सकते हो प्लास्टिक, तो प्लास्टिक की प्रॉपर्टी पे जाए तो प्लास्टिक एक लाइट वेट एंड गुड इंसुलेशन है। और इसका हम कहाँ यूज करते हैं? जब हम वायर की कवरिंग करते हैं तो उसके ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग करते हैं ना, तो वहां हम प्लास्टिक का यूज करते हैं। रबड़, रबड़ कैसे होता है? फ्लेक्सिबल होता है। वो क्या करता है? जब हम केबल को इंसुलेशन प्रोवाइड कराते हैं तब हम रबड़ का यूज करते हैं। ग्लास, ग्लास एक हाई रेजिस्टेंस होता है और हाई स्टेबिलिटी होती है उसकी। तो जब हम इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन के अंदर काम करते हैं तो वहां इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन के अंदर हम किसका यूज करते हैं? ग्लास का यूज करते हैं। आपका सैरामिक हो गया, सैरामिक की जो हीट रेजिस्टेंस है वो काफी अच्छी है, तो वो हम कहाँ यूज करते हैं? कैपेसिटर्स के अंदर यूज करते हैं। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। अब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स क्या होते हैं? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स भी एक हमारे स्पेशल टाइप के इंसुलेटिंग मटेरियल्स ही होते हैं। अब ये इंसुलेटिंग मटेरियल्स है तो हमें एक चीज पता चल गई कि हमारे इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं कराते, क्योंकि इंसुलेटिंग मटेरियल्स है। इंसुलेटिंग मटेरियल्स की तो प्रॉपर्टी यही है ना कि भाई वो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं कराते।
तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स भी एक हमारे स्पेशल इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं जो हमारे इलेक्ट्रिक करंट को तो फ्लो नहीं कराते इजीली, बट जब हम उन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो पोलराइज्ड हो जाता है। जब वो पोलराइज्ड होता है तो वो हमें हेल्प करता है कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर पाए। अभी हम पोलराइजेशन देखेंगे। पोलराइजेशन क्या होता है, मैं आपको समझा देती हूँ कि पोलराइजेशन क्या होता है। अगर हमारे पास एक वायर है, वायर को मैंने यहाँ से बीच से कट कर दिया तो वो कुछ इस तरीके से सर्कल में दिखेगा। तो पोलराइजेशन का मतलब क्या है कि ये जो सर्कल है ये हमारे एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। जब मैंने इसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखने से इसके अंदर क्या हुआ, जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैरियर्स थे वो क्या हो गए, वो सेपरेट हो गए। कि कुछ पॉजिटिव चार्ज इधर सेपरेट हो गए, नेगेटिव चार्ज इधर सेपरेट हो गए इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद। तो दैट इज कॉल्ड पोलराइज। कि जब भी कोई डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग मटेरियल्स को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो वो क्या होता है, वो पोलराइज हो जाता है। और ये पोलराइजेशन हमारी हेल्प करता है कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर पाते हैं। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का पूरा कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, A dielectric is a special insulating material that can store electrical energy when an electric field is applied. जब हम उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर पाता है। अब आपको पता है कि वो करंट, इलेक्ट्रिकल करंट को फ्लो क्यों नहीं करा, क्योंकि वो उसके अंदर बहुत कम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। क्लियर है? नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज एन इलेक्ट्रिकली इंसुलेटिंग मटेरियल दैट बिकम पोलराइज्ड व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कैन स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वही बात लिखी हुई है कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो वो क्या होता है, पोलराइज हो जाता है। पोलराइजेशन की वजह से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या कर पाते हैं, स्टोर कर पाते हैं। क्लियर है? अब इसके अंदर जो हमारा करंट फ्लो है वो बहुत लो क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है वो बहुत कम होता है, तो इसलिए हमारा जो करंट है वो बहुत कम इसके अंदर स्लो हो पाता है। अब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जैसे हमारा ग्लास, सैरामिक, प्लास्टिक, रबड़, माइका, दीज आर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब डाइलेक्ट्रिक की स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है, नॉर्मल अगर हम इंसुलेटर्स का बात करें तो नॉर्मल इंसुलेटर्स का काम क्या होता है कि वो हमें करंट को प्रिवेंट करते हैं, लाइक जैसे इलेक्ट्रिक शॉक से प्रिवेंट कर रहे हैं, ये सब चीजें कर रहे हैं। बट डाइलेक्ट्रिक की एक एडिशनल प्रॉपर्टी ऐड हो जाती है। एडिशनल प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हम उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स को रखते हैं तो वो पोलराइज हो जाता है, और यही प्रॉपर्टी उसे कैपेसिटर एप्लीकेशन के लिए हम यूज करते हैं। जैसे आपने कैपेसिटर 12th क्लास में पढ़ा होगा ना, कैपेसिटर, कैपेसिटेंस, तो ये वहां हम उसमें डाइलेक्ट्रिक की इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम कैपेसिटर के अंदर इसको यूज कर पाते हैं। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि पोलराइजेशन क्या होता है। ठीक है, अब इसके अंदर वही लिखा हुआ है, एक बार मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। When a dielectric material is placed in an electric field, the positive and negative charge inside its atom or molecule shift slightly in opposite directions. This create tiny electric dipole. This process is called polarization. कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हमारा सेपरेट आउट हो जाता है, जिसकी वजह से हम क्या कर पाते हैं, अपनी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसको स्टोर कर पाते हैं। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा कि पोलराइजेशन जो प्रोसेस है वो हमारा क्या होता है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेसिकली क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर हम सिंपली बात करें कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का सिंपल मतलब क्या है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताता है कि कोई मटेरियल वैक्यूम के कंपैरिजन में कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को कितना इंक्रीज कर रहा है, वही हमारा होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्लियर है? अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टेल हाउ वेल अ मटेरियल, कि कोई भी मटेरियल कितना इंक्रीज होगा जब हम उसे कैपेसिटर के कंपैरिजन, लाइक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताता है कि कोई भी मटेरियल वैक्यूम के कंपैरिजन में कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को कितना इंक्रीज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जैसे आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा था रिलेटिविटी, परमिटिविटी, वही यहाँ होता है। ठीक है, अब हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो वो क्या होता है, ई आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो कॉन्स्टेंट होता है रिलेटिव ऑफ परमिटिविटी। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या होता है, अभी हमने देखा कि अगर हम किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के ऊपर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर रहे हैं तो वो पोलराइज्ड हो रहा है तो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइक वो कर पा रहे हैं, स्टोर कर पा रहे हैं। ठीक है, अभी हमने देखा। बट क्या होता है जब हम डाइलेक्ट्रिक, इसके अंदर करंट तो फ्लो नहीं कर पाता। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर करंट थोड़ी फ्लो करता है, इलेक्ट्रिक करंट थोड़ी फ्लो करता है, नहीं, वो तो इलेक्ट्रिक करंट को ब्लॉक करता है। बट लेकिन जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पे, जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, थोड़ी अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, बट अगर हम ये डाइलेक्ट्रिक फील्ड
डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं, तो मटेरियल की जो मटेरियल है ये अपनी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को भूल जाता है, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी इसकी फेल हो जाती है और वो क्या करता है, सडनली एकदम से करंट को कंडक्ट करने लग जाता है, तो इसी को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। समझ आया डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन का मतलब क्या है, कि ये जो हमारा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है जब हम इसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख रहे हैं, थोड़ी थोड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हैं तो ये काम कर रहा है, पोलराइज हो रहा है, बट अगर हम बहुत ज्यादा इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे तो ये जो मटेरियल है ये क्या हो जाएगा, सडनली अपनी प्रॉपर्टी को भूल जाएगा, वो भूल जाएगा कि मैं इंसुलेटर हूं और वो क्या करने लग जाएगा, करंट को कंडक्ट करने लग जाएगा। क्लियर है, इसी को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। क्लियर है, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हमारा क्या होता है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब बढ़ते अपने इनके टाइप की तरफ, कि कितने टाइप के हमारे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बेसिकली हमारे 3 टाइप के होते हैं, एक तो सॉलिड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, लिक्विड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल और थर्ड होता है आपका गैसियस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ठीक है, अब हम किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स को कब गुड बोलेंगे कि हाँ भाई ये अच्छा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। अब जैसे मैंने सॉलिड की बात करी, तो सॉलिड में आप समझते हो, सॉलिड जैसे हमारा ग्लास हो गया, सैरामिक हो गया, माइका हो गया, तो वो सब आते हैं मेरे सॉलिड डाइलेक्ट्रिक के अंदर। लिक्विड डाइलेक्ट्रिक के अंदर हम बात करें तो वो जो ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो हम ऑयल डालते हैं वो हमारा लिक्विड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर आता है। गैसियस की बात करें तो गैसियस के अंदर हमारा एयर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सब होते हैं हमारे गैसियस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ठीक है, अब हम किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को कब गुड बोलेंगे, क्या कि उसके अंदर प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। ठीक है, उन प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि उसके अंदर हाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए। इट शुड बी लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम उसके अंदर अप्लाई कर रहे हैं बहुत ज्यादा, तो वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उसकी हाई होगी, हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, लॉस डाइलेक्ट्रिक लॉस का मतलब क्या है, कि हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट जो लॉस हो रहा है वो बहुत कम होना चाहिए। गुड थर्मल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, केमिकली वो स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, केमिकल स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, कि वो इजीली एनवायरनमेंट के जो सराउंडिंग्स है उनसे जल्दी से रिएक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब ये गुड थर्मल स्टेबिलिटी का तो मतलब समझ गए होंगे कि जो हमारा इट शुड वर्क प्रॉपरली ओवर इट्स ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज पे वो हमारा सही से वर्क करे। ठीक है, अब बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि आपका रिलायबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। अब बेसिकली रिलायबिलिटी का मतलब क्या है, अगर मैं कॉमनली आपसे पूछूं कि रिलायबिलिटी से आप क्या समझते हैं, तो रिलायबिलिटी का मतलब क्या है, कि रिलायबिलिटी तो एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट या सिस्टम कितना अच्छे से काम कर रहा है बिना फेलियर हुए भी, वही उसका रिलायबिलिटी है। जैसे हम बोलते हैं कि मेरा लैपटॉप तो बहुत ज्यादा रिलायबल है। मेरा लैपटॉप रिलायबल से मतलब क्या है, कि मेरा लैपटॉप बहुत अच्छे से फंक्शन करता है और मेरा लैपटॉप बहुत जल्दी फेल नहीं होता। लाइक मुझे अभी तक 8 साल हो गए लैपटॉप को यूज करते करते, बट मेरा लैपटॉप अभी तक रिपेयर नहीं हुआ है, तो इसका मतलब भी मेरा लैपटॉप जो है वो बहुत अच्छा है, वो उसकी रिलायबिलिटी काफी अच्छी है, तो दैट इज कॉल्ड रिलायबिलिटी। ठीक है, हाउ लाइकली अ डिवाइस इट इज टू कीप वर्किंग प्रॉपरली विदाउट फेलिंग। तो रिलायबिलिटी मीन्स हाउ लाइकली अ डिवाइस इज टू कीप वर्किंग विदाउट फेलिंग। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा कि रिलायबिलिटी का मतलब हमारा होता क्या है। रिलायबिलिटी इज द प्रॉपर्टी दैट एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और सिस्टम विल परफॉर्म इट्स रिक्वायर्ड फंक्शन विदाउट फेलियर फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। रिलायबिलिटी का मतलब ये है कि कोई भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट या कोई भी सिस्टम कितने अच्छे से काम करा बिना फेलियर हुए हुए, लाइक वो 8 साल हो गए, उसको 5 साल हो गए, 2 साल हो गए, 4 महीने हो गए, कितने अच्छे से वो काम करा है, कितना रिलायबल है। ठीक है, अब रिलायबिलिटी हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं हम उन्हें एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारा लॉन्ग टर्म तक काम करेंगे। जैसे हम कंप्यूटर्स के अंदर कुछ चीजें लगाते हैं, ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगाते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हम कंप्यूटर के अंदर किस तरीके से लगा रहे हैं कि भाई वो रिलायबल होंगे, वो हमारे कंप्यूटर की लाइफ को बढ़ाएंगे। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिक कंपोनेंट आज लगाया वो 1-2 महीने बाद ही फेल हो गया, तो इसका मतलब वो रिलायबल नहीं था, वो अच्छा नहीं था। तो रिलायबिलिटी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लॉन्ग टर्म तक काम करें, सेफली काम करें, और वो कंटिन्यूअसली काम करते हैं और मिनिमम उनके अंदर फेलियर हो। क्लियर है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब अगर हम बात करें फेलियर्स की, तो फेलियर का मतलब क्या है, फेलियर का तो सिंपल मतलब है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट या कोई भी सिस्टम जो उसको काम करना चाहिए, जो उसको फंक्शन करना चाहिए, वो अपना फंक्शन नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब वो क्या हो गया, वो फेल हो गया है। वही तो जैसे रेजिस्टर बर्न हो गया, कैपेसिटर फेल हो गया, तो कैपेसिटर फेल होने का मतलब क्या है, कि कैपेसिटर को जो काम करना चाहिए वो काम नहीं कर पा रहा, तो हम उसको बोलेंगे कैपेसिटर हमारा फेल हो गया। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा कि फेलियर का इसके अंदर क्या मतलब है।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि आपका फेलियर रेट। अब फेलियर रेट क्या होता है? फेलियर रेट बताता है कि पर्टिकुलर टाइम पे कंपोनेंट कितनी फ्रीक्वेंसी से फेल हो रहा है, दैट इज कॉल्ड फेलियर रेट। ठीक है, फेलियर रेट इज द रेट एट विच फेलियर अकर इन अ populations of component during a specific period. how frequently component are failing, कितनी frequently आपके जो component है वो फेल हो जा रहे हैं, that is called failure rate। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि फेलियर रेट हमारा क्या होता है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि आपका मीन टाइम बिटवीन फेलियर, MTBF। अब मीन टाइम बिटवीन फेलियर का मतलब क्या है? मीन टाइम बिटवीन फेलियर के एवरेज ऑपरेटिंग टाइम है, जो आपका टाइम होता है कॉन्जिक्यूटिव फेलियर और रिपेयर सिस्टम के बीच का जो एवरेज टाइम होता है उसको हम बोलते हैं मीन टाइम बिटवीन फेलियर। फॉर एग्जाम्पल कि एक डिवाइस एक फेलियर के बाद नेक्स्ट फेलियर होने से पहले एवरेज कितने टाइम तक काम कर पा रही है, उसी को हम बोलते हैं MTBF। दोबारा समझो कि एक डिवाइस एक फेलियर के बाद नेक्स्ट फेलियर होने से पहले कितना एवरेज ऑपरेटिंग टाइम कर पा रही है, दैट इज कॉल्ड MTBF। ठीक है, MTBF टेल अस ऑन एवरेज हाउ लॉन्ग अ रिपेयरेबल डिवाइस ऑपरेट बिफोर इट्स फेल्स अगेन। एक बार फेल हुई, दूसरे बार फेल होने से पहले उसने कितना ऑपरेटिंग काम किया, दैट इज कॉल्ड हमारा वो क्या बताता है, मीन टाइम बिटवीन फेलियर। ठीक है, जैसे कि हमारे एक सिस्टम है, ये स्टार्ट वर्क कर रहा है, फिर हमारा पहला फेलियर आया, फेलियर के बाद हमें क्या करना पड़ता है, रिपेयरिंग करी, देन वो फिर से काम करने लगा, फिर वो हमारा दोबारा से फेल हो गया। तो फेलियर 1 और फेलियर 2 के बीच में जितना इसने ऑपरेटिंग टाइम काम किया है, जितना एवरेज इसने ऑपरेटिंग टाइम काम किया, उसी को हम बोलते हैं MTBF। क्लियर है? जैसे कि अगर हमारा पहला फेलियर पे उसने कितना काम किया था, 100, फिर दूसरे फेलियर पे उसने करा 200, तीसरे फेलियर पे करा 300, तो अगर हम इसका एवरेज निकालें तो किस तरीके से निकालेंगे, 100 + 200 + 300/3, तो जो कि हमारा आएगा 200 आवर्स। तो कितना 200 आवर्स इसने काम किया। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा कि MTBF हमारा होता क्या है। इसका फॉर्मूला टोटल ऑपरेटिंग टाइम अपॉन नंबर ऑफ फेलियर, कितना ऑपरेटिंग टाइम उसने काम करा, कितनी बार वो फेलियर हो चुका है। ठीक है, अब इस पे एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, बहुत इजी है कि अ मशीन ऑपरेट फॉर 1000 आवर्स एंड एक्सपीरियंस 5 फेलियर्स, फाइंड MTBF। एक मशीन्स का जो ऑपरेटिंग टाइम है वो इतना है और आपको फेलियर बता दिए कि 5 फेलियर्स हैं, तो आपको MTBF बताना है। तो जस्ट आप फॉर्मूले में रखोगे 1000/5, तो 200 आवर्स आपका आ जाएगा। तो MTBF कितना है आपका, 200 आवर्स। दिस मीन्स मशीन ऑपरेट्स ऑन एवरेज फॉर अबाउट 200 आवर बिटवीन फेलियर्स के बीच में उसने कितना काम करा, लगभग 200 आवर्स उसने ऑपरेटिंग टाइम किया। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग रिलायबिलिटी के कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं? तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, करंट हो गया, डस्ट हो गया, ये डिफरेंट फैक्टर्स है जो हमारे रिलायबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर अगर हमारा ज्यादा होगा तो हमारे क्या होगा, कंपोनेंट ओवर हीट हो जाएंगे और डैमेज हो जाएंगे, हमारे जो शोल्डर जॉइन है वो डैमेज हो जाएंगे। अभी हमने लेक्चर 2 के अंदर शोल्डर जॉइन के बारे में कंप्लीट पढ़ा, तो शोल्डर जॉइन जो है हम इसे ज्वाइन कर रहे हैं कंपोनेंट को, तो वो क्या हो जाएंगे, ओवर हीट होके वो मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, मेल्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो हमारा डैमेज हो जाएगा, जो कंपोनेंट की लाइफ है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो रिलायबिलिटी का मेन फैक्टर क्या है, टेम्परेचर। जैसे अभी हम बोलते हैं कि लैपटॉप जो आप चार्जिंग पे लगा के ज्यादा काम मत करा करो, क्योंकि वो क्या हो जाता है, ओवर हीट हो जाता है। ओवर हीट से मतलब क्या है कि उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो हमारे कंपोनेंट क्या है, वो डैमेज हो जाते हैं। नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी से क्या होता है, कोरोजन आ जाता है। अभी हम कोरोजन आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। कोरोजन हो जाता है, ये लीकेज करंट हमारा प्रोड्यूस हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हमारे क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। करंट की बात करें तो करंट अगर हमारा ज्यादा हो जाएगा तो वायर हीट अप हो जाएंगे, सेमीकंडक्टर फेल हो जाएंगे और कंपोनेंट बर्न आउट हो जाएंगे, काम ही करना बंद कर देंगे। डस्ट क्या होता है, डस्ट की वजह से ब्लॉकेज हो जाता है, ब्लॉकेज की वजह से जो फ्लो ऑफ करंट है, इलेक्ट्रॉन्स इजीली फ्लो नहीं कर पाते, तो क्या होता है, ओवर हीटिंग इशू आ जाता है। जैसे ओवर हीटिंग, मेरा लैपटॉप बहुत ज्यादा ओवर हीट हो रहा था, तो जब हमने देखा तो अंदर उसके अंदर डस्ट पहुंच गई थी, इसका मतलब वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पा रहा था, जो मूवमेंट था वो प्रॉपर्ली नहीं हो पा रहा था इलेक्ट्रॉन्स का, करंट का, तो जिसकी वजह से वो ओवर हीट होने लगा। तो वो क्या करा, मेरी रिलायबिलिटी को अफेक्ट करा। तो ये कुछ फैक्टर्स है जो हमारे रिलायबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम पढ़ने वाले कोरोजन और कोरोजन से रिलेटेड जितने भी हमारे पीवाईक्यूज हैं उनको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। अब हम बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि आपका कोरोजन
कोरोजन। अब कोरोजन क्या होता है, आपने सुना भी होगा। ये क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें हमारा मेटल क्या करता है, सराउंडिंग जो एनवायरनमेंट है, हमारे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन हो गया, मॉइस्चर हो गया या गैसेज हो गए, उनके साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है और क्या हो जाता है, मेटल डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब जो हमारे मेटल की स्ट्रेंथ है वो कम होने लग जाती है। जैसे जैसे टाइम पास होता है तो जो हमारा मेटल होता है वो वीक पड़ने लग जाता है। तो ये कोरोजन होता है। तो कोरोजन कोई तो नहीं चाहेगा कि हमारा मेटल जो है वो कम धीरे धीरे क्या करता रहे, वीक पड़ता रहे। तो ये क्या होता है, ये एक अनडिजायरेबल प्रोसेस होता है, इसको हम चाहते नहीं है लेकिन ये फिर भी होता है। तो कोरोजन क्या है, द प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल्स इनटू देयर अनडिजायरेबल मेटल ऑक्साइड और मेटल सॉल्ट बाय द अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, मॉइस्चर एंड अदर गैसेस। ये क्या है, कोरोजन एक प्रोसेस है, स्लो कन्वर्जन, ये मेटल को मेटल ऑक्साइड में या मेटल के सॉल्ट में कन्वर्ट कर देता है। कैसे, हमारे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, मॉइस्चर या अदर गैसेस उस पर क्या करती है, अटैक करती है। किस पर, मेटल पर, उस मेटल पर अटैक करती हैं और फिर उसको क्या कर देती है, उसको कन्वर्ट कर देती है मेटल के ऑक्साइड में या मेटल के सॉल्ट में, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे मेटल के ऊपर एक लेयर आ जाती है और मेटल क्या कर होने लग जाता है, डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाता है, वीक पड़ने लग जाता है। अब कोरोजन का एग्जांपल क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन। आपने देखा होगा आयरन के ऊपर जंग लग जाता है, एक रेडिश ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है। तो वो क्या होता है, वो हमारा कोरोजन का ही एग्जाम्पल है। अगर आयरन के ऊपर कोरोजन होता है तो हम उसको रस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो आपका सिल्वर होता है, सिल्वर ब्लैक पड़ने लग जाता है, कॉपर ग्रीन पड़ने लग जाता है। तो ये क्या है, ये कोरोजन के एग्जांपल्स हो जाते हैं। तो ये आपको लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ये व्हेन एन आयरन गेट और आयरन रॉड इज लेफ्ट आउटसाइड इन रेन एंड एयर। अगर आपके पास कोई आयरन के गेट है या रॉड है, मतलब कोई भी आपके पास ऐसी चीज है जो कि आयरन से बनी हुई है, तो आपने क्या किया, आपने उसको बाहर छोड़ दिया, एयर के कांटेक्ट में आएगी वो, उसके ऊपर मॉइस्चर का अटैक होगा और एयर आएगी, वो उनके साथ क्या करेगी, रिएक्ट करने स्टार्ट करेगी। तो जब ये आयरन रिएक्ट करेगा हमारी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ, मॉइस्चर के साथ या गैस के साथ, इन सब के साथ जब रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, आपका एक रेडिश ब्राउन लेयर बन जाएगी, अ रेडिश ब्राउन लेयर फॉर्म्स ऑन इट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। इस प्रोसेस को कोरोजन बोलते हैं। ठीक है, अब ये आपको समझ आएगी कोरोजन क्या होता है। अब कोरोजन के कॉजेस क्या होते हैं, कोरोजन होता किस वजह से, आप चाहते नहीं कि आपका कोरोजन हो लेकिन वो फिर भी हो रहा है, वो हो क्यों रहा है, तो वो किस वजह से हो रहा है, आपके जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, अगर आपका कहीं मेटल लगा है और वो क्या कर रहा है, वो बार बार मॉइस्चर के साथ कांटेक्ट में आ रहा है या ऑक्सीजन के साथ आ जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, आपका कोरोजन होता है। तो सबसे पहला जो कॉज है वो क्या है, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर की वजह से होता है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वजह से भी होता है, क्योंकि हमारी क्या करती है, ऑक्सीजन रिएक्ट कर जाती है मेटल के साथ। ठीक है, थर्ड आपका इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन वाटर। अगर आपके वाटर में कुछ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है तो वो क्या करेंगे, आपके कोरोजन की स्पीड को बढ़ा देंगी। वाटर की वजह से तो कोरोजन हो गई क्योंकि उसमें मॉइस्चर है, लेकिन अगर वाटर में इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होंगी तो वो कोरोजन की स्पीड को बढ़ा देंगी, बहुत जल्दी हमारा कोरोजन हो जाएगा। फोर्थ है आपका पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट। पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट की वजह से भी होता है। अब पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट की वजह से कैसे होता है, जैसे कि आपके एनवायरनमेंट में कुछ हार्मफुल गैसेज हैं, SO2, CO2, ये सब हैं, तो ये क्या करेंगे, आपके मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे। जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये कोरोजन की स्पीड को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, कोरोजन बहुत फास्टली होने लगेगा। फिफ्थ आपका प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट। अब सॉल्ट क्या करते हैं, सॉल्ट भी आपके कोरोजन की स्पीड को बढ़ा देते हैं। तो अगर सॉल्ट होंगे तो सॉल्ट रिएक्ट करेंगे आपके मेटल के साथ और मेटल की जो है कोरोजन की स्पीड बढ़ जाएगी। सिक्स है आपका प्रेजेंस ऑफ एसिड्स। अगर एसिड्स प्रेजेंट है तो एसिड क्या करते हैं, एसिड आपके मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं और वो कोरोजन अकर करते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपके सारे कॉजेस हो जाएंगे किस वजह से आपका कोरोजन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोरोजन। अब आपका कोरोजन जो है वो कितने टाइप्स का होता है। जनरली जो आपका कोरोजन होता है वो टू टाइप्स का होता है, एक ड्राई कोरोजन और एक वेट कोरोजन। अब जो ड्राई कोरोजन होता है, ड्राई नाम से समझ आ रहा है कि ड्राई मतलब यहाँ पे कोई भी वाटर या मॉइस्चर की आपको जरूरत नहीं होगी। डायरेक्ट क्या होगा, आपके पास मेटल होगा और मेटल में क्या होगा, गैसेस आएंगी, रिएक्ट करेंगी और कोरोजन हो जाएगा। केमिकल रिएक्शंस होंगी, जब आपकी मेटल का सरफेस पे आके क्या करेंगी, गैस रिएक्ट करेंगी, तो रिएक्ट करेंगी तो केमिकल रिएक्शंस होंगी और केमिकल रिएक्शंस की वजह से क्या हो जाएगा, वहां पे कोरोजन होने लगेगा। तो उस कोरोजन को क्या बोलेंगे, ड्राई कोरोजन। मतलब इसमें आपको मॉइस्चर की, वाटर की नीड बिल्कुल भी नहीं है। जो आपका जो सेकंड है वेट कोरोजन, वेट मतलब गीला, कि जहाँ पे आपको मॉइस्चर की या वाटर की नीड हो, जब भी आपका जो है कोरोजन होगा।
जब आपका मेटल सरफेस पे वाटर आएगा या मॉइस्चर आएगा, वो रिएक्ट करेगा तो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस होंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस की वजह से फिर आपका वहाँ पे क्या हो जाएगा, कोरोजन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। तो ड्राई कोरोजन को आप क्या बोलते हैं, केमिकल कोरोजन भी बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस होती है, इसीलिए आप इसको केमिकल कोरोजन भी बोलते हैं। अब ये किस कैसे होता है हमारा ड्राई कोरोजन, डायरेक्ट रिएक्शन विद गैसेस। हमारा जो मेटल का सरफेस है वो क्या करता है, डायरेक्टली रिएक्शन करता है गैसेस के साथ। ठीक है। सेकंड आपको वेट कोरोजन। अब वेट कोरोजन को आप क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस होती है। इसमें किस चीज की नीड है आपको, प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉइस्चर रिक्वायर्ड। वाटर या मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी इसमें, वेट कोरोजन में, बिना इसके नहीं होगा ये। अब हम इन डिटेल देखते हैं। तो सबसे पहला है आपका ड्राई कोरोजन, जिसको हमने क्या कहा, केमिकल कोरोजन भी बोलते हैं। तो आपने ये तो देख ही लिया कि क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं। तो जब हमारी मेटल जो है रिएक्ट करता है गैसेस के साथ, तो क्या बन जाता है, केमिकल रिएक्शंस होती हैं वहाँ पे, और फिर वहाँ पे कोरोजन होने लग जाता है। मेटल जो है मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ड्राई कोरोजन अकर्स व्हेन अ मेटल रिएक्ट डायरेक्टली विद गैसेस। ड्राई कोरोजन कब होता है, जब आपका मेटल डायरेक्टली रिएक्ट करने लग जाता है गैसेस के साथ। अब वो कौन कौन सी गैसेस हो सकती हैं, जैसे कि सच एज ऑक्सीजन, सल्फर और क्लोरीन, विदाउट द प्रेजेंस ऑफ वाटर और मॉइस्चर। ये क्या करती हैं, गैसेस होती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, ये रिएक्ट करती है मेटल के साथ रिएक्ट करती हैं और कोरोड होना स्टार्ट हो जाती हैं। अब यहाँ पे जो है इसमें इन्हें नीड नहीं होती वाटर की या मॉइस्चर की। ठीक है। तो मेटल मेटल होगा आपके पास और गैस होंगी, दोनों आपस में रिएक्ट करेंगी तो क्या बना लेगी, मेटल अपने ऊपर क्या बना लेगा, मेटल ऑक्साइड बना लेगा। ठीक है। अगर हम बात करें ड्राई कोरोजन के एग्जाम्पल की, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, आयरन रिएक्ट विद ऑक्सीजन। अगर आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये आयरन क्या हो गया, मेटल हो गया, और ऑक्सीजन क्या हो गया, आपके पास गैस हो गई। तो मेटल और गैस ने आपस में क्या किया, रिएक्ट किया, और ये क्या बना लेंगे, मेटल का ऑक्साइड बना लेंगे। जैसे कि 4Fe+3O2, मेटल ने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ, मतलब कि ये इसने रिएक्ट किया आपके पास आपके गैसेस के साथ, तो क्या बना लिया, 2Fe2O3। ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, ड्राई कोरोजन। अब इसी कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, ड्राई कोरोजन में क्या होता है। तो ड्राई कोरोजन में सबसे पहले आपको मॉइस्चर की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। जब आपको मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आप क्या करेंगे, सिर्फ आपको मेटल और गैस इन दोनों को रिएक्ट कराना है। तो जब आप इन दोनों को रिएक्ट करेंगे तो आपको हाई टेम्परेचर की नीड होगी। तो ये जो आपका कोरोजन होता है ये जनरली हाई टेम्परेचर पर ही होता है। और जब ये खुद हो रहा है, ये हाई टेम्परेचर की से ज़रूरत होगी, कोई इसमें मॉइस्चर नहीं होगा, तो ये स्लोली होता है, तो इसका जो प्रोसेस होता है वो स्लो होता है। ठीक है। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है इसकी, तो नो मॉइस्चर रिक्वायर्ड, कोई इसमें मॉइस्चर की नीड नहीं होती। डायरेक्ट केमिकल रिएक्शंस होती हैं, यूजुअली अकर्स एट हाई टेम्परेचर पर ये होता है, और कंपेरेटिवली स्लोअर प्रोसेस, ये जो है स्लो प्रोसेस होता है अगर आप कंपेयर करें वेट कोरोजन जो है वो आपका फास्ट होता है। ठीक है। अब सेकंड है आपका वेट कोरोजन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन भी बोलते हैं। अब ये क्या होता है, जब अगर हमारा वाटर या मॉइस्चर प्रेजेंट होगा और उसकी प्रेजेंस में आपका कोरोजन होगा तो आप उसको वेट कोरोजन बोलेंगे। तो वेट कोरोजन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर और मॉइस्चर एंड इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। वेट कोरोजन क्या होता है, जब हमारा कोरोजन जो है वाटर या मॉइस्चर की प्रेजेंस में होता है और उसमें क्या होती है, फिर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस होती है। ठीक है। तो मेटल होगा आपके पास, मेटल क्या करेगा, एयर और वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन के और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करेगा, और क्या हो जाएगा, कोरोजन होने लगेगा। अब ये जो अभी आपने रस्टिंग ऑफ आयरन देखा था कि आयरन का गेट था, आपने उसको आउटसाइड में ऐसे ही छोड़ दिया तो वो एयर और वाटर के साथ रिएक्ट किया उसने, और उस पर क्या हो गया, कोरोजन होने लगा। तो उसे हम आयरन के ऊपर जब कोरोजन होता है उसको रस्टिंग बोलते हैं। तो ये जो रस्टिंग ऑफ आयरन है ये वेट कोरोजन का ही एग्जाम्पल है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम ये आपका ये रिएक्शन भी दी हुई है, ये हमारा आयरन ने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के और वाटर के साथ, तो ये क्या बन गया, 2Fe2O3.X तो ये क्या हो गया, ये आपका रस्ट, ये जो रस्टिंग होती है ना, रस्टिंग ऑफ आयरन, तो जो उसके ऊपर रस्ट होता है, रेडिश ब्राउन लेयर, ये उसका फॉर्मूला है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक, ये जो वेट कोरोजन है इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो जाती है। अभी आपने देखा था उसमें ड्राई कोरोजन में मॉइस्चर की नीड नहीं थी, तो इसमें मॉइस्चर की नीड होगी। ये फास्टर प्रोसेस है, ये मैंने आपको बता दिया था। वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस हो रही थी, यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस होंगी। ठीक है।
तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है इसकी? सबसे पहले आपका मॉइस्चर इज नेसेसरी, आपको मॉइस्चर की नीड होगी। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होगा। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कोरोजन, ये कोरोजन का सबसे कॉमन टाइप है हमारा वेट कोरोजन। फास्टर देन ड्राई कोरोजन, ये ड्राई कोरोजन से फास्ट होता है। ठीक है, तो आपको आई होप इतना समझ आया होगा वेट और ड्राई कोरोजन क्या है और ये किस तरीके से वर्क करते हैं। नेक्स्ट है आपका रस्टिंग ऑफ आयरन। अभी रस्टिंग ऑफ आयरन किसका एग्जांपल है? ये आपका वेट कोरोजन का एग्जांपल है। अब इसमें क्या होता है, जब आप आयरन को जो है बाहर छोड़ देते हैं तो वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ, मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है और एक उसके ऊपर रेडिश ब्राउन लेयर फॉर्म हो जाती है जिसको हम रस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन इज द स्लो formation of a reddish brown coating on iron when it is exposed to moist air। अगर आप इसको moist air में रख देंगे, एयर मतलब गैस हो गया, moist जहाँ पे moisture present हो, तो आपके पास क्या क्या हो गया, आपके पास ऑक्सीजन हो गई, मतलब गैसेस हो गई, और मॉइस्चर हो गया। जब गैसेस और मॉइस्चर ने आपस में रिएक्ट किया किसके साथ? मेटल के साथ, तो क्या हो जाएगा, एक रेडिश ब्राउन लेयर फॉर्म हो जाएगी। द रेडिश ब्राउन सब्सटेंस फॉर्म इज कॉल्ड रस्ट। अब ये जो रेडिश ब्राउन सब्सटेंस एक लेयर फॉर्म हो जाती है उसको आप क्या बोलते हैं? रस्ट बोलते हैं। ठीक है, अभी इसका प्रोसीजर क्या होता है ये आपको लिखा हुआ है। रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है, आयरन होता है वो ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, जब ये तीनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस होंगी। जब इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस होंगी तो क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ रस्ट, रस्ट आपका फॉर्म हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड में, जिसको आप क्या बोलते हैं, रस्ट, Fe2O3.X ठीक है, अब कंडीशंस क्या है रस्टिंग के लिए? आपके पास दो कंडीशन है, ऑक्सीजन और वाटर का प्रेजेंट होना जरूरी है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज नहीं होगी तो आपका रस्टिंग नहीं होगा। ठीक है, तो कंडीशन क्या है इसकी? टू थिंग्स आर रिक्वायर्ड, दो चीजें आपको रिक्वायर्ड होती हैं। तो क्या है, सबसे पहला एक तो ऑक्सीजन और एक वाटर। ऑक्सीजन मतलब एयर और वाटर मतलब मॉइस्चर। एयर और मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट आपको होगी, तो विदाउट ईदर ऑक्सीजन और वाटर रस्टिंग डज नॉट अकर। अगर आपके पास इन दोनों में से कोई भी एक चीज नहीं है, ये दोनों चीज नहीं है, तो आपका जो है रस्टिंग नहीं होने वाली। ठीक है, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग। अब ये जो रस्टिंग होता है तो कुछ मैकेनिज्म तो होता हुआ कि एक मैकेनिज्म को फॉलो करता है, कुछ स्टेप्स को फॉलो करता है जिससे आपकी रस्टिंग होती है। तो रस्टिंग इज अ टाइप ऑफ वेट कोरोजन। ये आपको पता है कि रस्टिंग जो है वेट कोरोजन का एग्जांपल है। तो जो आपका जैसे कि आयरन का सरफेस है, तो आयरन के सरफेस में क्या होगा, कुछ पार्ट जो है एज एन एनोड बिहेव करेगा और दूसरा पार्ट जो है एज ए कैथोड बिहेव करेगा। एनोड क्या करेगा, वहां पे आयरन जो है अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। जब उसके इलेक्ट्रॉन वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो वो जो इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन, वो क्या करेंगे, कैथोड की साइड जाएंगे और कैथोड की साइड क्या करेंगे, ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। तो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीजन और वाटर आपस में रिएक्ट करेंगे और वो क्या बनाते हैं, वो आपका बनाते हैं OH नेगेटिव। जो वो OH नेगेटिव बनाते हैं और आपका जो वो था आयरन अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो Fe2 पॉजिटिव बनाता है। तो ये आप फिर ये दोनों Fe2 पॉजिटिव और OH नेगेटिव आपस में रिएक्शन करते हैं और फेरस ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, तो फेरस ऑक्साइड फिर ऑक्सीडाइज होता है फर्दर और फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, जो रस्ट था ना वो रस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब Fe2O3.X H2 जो था वो उसमें कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो आपको समझ आया किस तरीके से इसका मैकेनिज्म होता है। तो स्टेप 1 क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एनोड। सबसे पहले एनोड बनता है, तो कुछ पार्ट जो है आपका आयरन का, जैसे मैंने बताया था, कुछ एनोड की तरह एक्ट करेगा और कुछ कैथोड की तरह। तो कुछ पार्ट जो है आपका आयरन का एक्ट करेगा एनोड की तरह। तो वो जो पार्ट है वो स्पेसिफिक पार्ट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। तो आयरन लॉसेज इलेक्ट्रॉन, तो Fe जो है कन्वर्ट हो जाएगा Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब आपका एनोड का काम खत्म हो गया। दूसरा आता है आपका फॉर्मेशन ऑफ कैथोड। अब कुछ पार्ट जो है बचा हुआ पार्ट वो क्या बनेगा, वो कैथोड बनेगा। तो ये जो आपको फ्री इलेक्ट्रॉन थे ये मूव करेंगे आपकी कैथोड की साइड, तो इलेक्ट्रॉन मूव टू अनदर पार्ट ऑफ द आयरन सरफेस। अब जो हमारा एनोड का पार्ट था उससे अलग जो है ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है मूव करना स्टार्ट करेंगे। तो एनोड के बाहर क्या मिलेगा, इनको कैथोड ही मिलेगा, तो वो कैथोड पर आएंगे। तो फिर ये क्या करेंगे, ये ऑक्सीजन रिएक्ट विद वाटर एंड इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन जो है वाटर और इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्शन करेगा, तो O2 प्लस H2O ये हमारा ऑक्सीजन हो गया, ये हमारा वाटर हो गया और ये आपके क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए। जब भी आपस में रिएक्ट करेंगे ये बनाएंगे OH नेगेटिव। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका, ये OH नेगेटिव बन गया। तो स्टेप नंबर 3 में फिर आपका क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ फेरस ऑक्साइड।
फेरस हाइड्रोक्साइड, सॉरी। तो ये मैंने आपको क्या बताया, ये इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट, अब ये आपस में दोनों रिएक्शन करेंगे, Fe2 पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो Fe2 पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव, ये आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, FeOH का होल ट्वाइस। ठीक है, फिर क्या होगा, फोर्थ स्टेप में होगा आपका फॉर्मेशन ऑफ रस्ट, रस्ट का फॉर्मेशन होगा। फेरस हाइड्रोक्साइड जो है फर्दर ऑक्सीडाइज होगा और कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड में, जिसको आप क्या बोलते हैं, रस्ट। तो FeOH का होल ट्वाइस आपके थर्ड स्टेप में बना था। अब ये ऑक्सीजन के साथ मतलब ऑक्सीडाइज होगा, तो ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या बना लेगा ये 4FeOH का होल थ्राइस। फिर ये फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये FeOH का होल थ्राइस ये कन्वर्ट हो जाएगा Fe2O3.X H2O, जिसको आप क्या बोलते हैं, रस्ट। तो आपको एट द एंड क्या चाहिए था, रस्ट ही तो चाहिए था। तो इस तरीके से इसका मैकेनिज्म होता है। तो ओवरऑल रिएक्शन आपके पास ये मिलेगी, 4Fe प्लस ये आपका आयरन हो गया, ये आपका ऑक्सीजन हो गया और ये वाटर हो गया, तीनों ने आपस में रिएक्ट किया और क्या बना लिया, ये आपका रस्ट का फॉर्मेशन कर लिया। ठीक है, तो ये आपका मैकेनिज्म हुआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रस्ट। अब ये जो रस्ट है, ये जो आपका रस्ट बना है, इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। सबसे पहले आपको पता है ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है। ये क्या करता है, ये जो है अलाउ करता है कि जो हमारा कोरोजन है वो कंटिन्यू हो सके, कि कोरोजन अब होता रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा रेडिश ब्राउन कलर का होता है, ये पोरस एंड फ्लेकी होता है। ठीक है, और थर्ड क्या आपका, डज नॉट प्रोटेक्ट द आयरन सरफेस, ये आयरन सरफेस को प्रोटेक्ट नहीं करता, बल्कि ये क्या करता है, ये कोरोजन को कहता है कि अब यहाँ पे कोरोजन होता रहेगा, और मेटल को क्या करता रहता है, वीक करता रहता है, वो अपनी स्ट्रेंथ को खोता रहता है। अलाउ कोरोजन टू कंटिन्यू, कोरोजन को अलाउ करता है कि वो कंटिन्यू होता रहे। नेक्स्ट आपका प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। अब आपका ये जो रस्टिंग हो रहा है ये एक अनवांटेड प्रोसेस है, ये आप नहीं चाहते, तो आपको इसको प्रोटेक्ट भी तो करना है कि आप इसको किस तरीके से प्रिवेंट करेंगे, किस तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपका पेंटिंग। पेंटिंग क्या है, आप जो मेटल का सरफेस है उस पर पेंट कर देंगे, तो आपका मेटल का सरफेस डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के, मॉइस्चर के या गैसेस के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा। सेकंड है आपका ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग, आप मेटल सरफेस के ऊपर या तो ऑयलिंग कर दे या फिर ग्रीसिंग कर दे। ठीक है, थर्ड है आपका गैल्वेनाइजेशन। अब गैल्वेनाइजेशन क्या है, आयरन के सरफेस पे आप जिंक की जब कोटिंग कर देते हैं उसको बोलते हैं हम गैल्वेनाइजेशन। तो आयरन का सरफेस होगा, आप क्या कर देंगे, उस पर जिंक की कोटिंग कर देंगे, तो डायरेक्टली वो कांटेक्ट में नहीं आएगा, जिंक जो है, जिंक जिसकी आपने कोटिंग करी है वो कांटेक्ट में आएगा और कोरोजन उसके ऊपर होगा। फोर्थ आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, आप एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की वो कर देते हैं, दूसरे मेटल की मतलब एक लेयर को पेंट कर देते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से होता है। और जनरली जो आप करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, जिनको यूज करते हैं वो आपका जिंक, क्रोमियम और निकल होता है। ठीक है, फिफ्थ आपका अलॉय फॉर्मेशन। आप अलॉय बनाते हैं। अलॉय क्या होता है, आप मेटल्स को लेते हैं, मेटल्स को आपस में मिला देते हैं। ठीक है, तो जैसे कि स्टेनलेस स्टील होता है, तो अलॉय, जब हम अलॉय का फॉर्मेशन करते हैं तो इससे जो है रस्टिंग या कोरोजन बहुत कम हो जाता है। सिक्स आपका प्रॉपर डिजाइनिंग। अगर हम अपनी जो भी चीज़ है, जो भी आप उस मतलब मेटल से बना रहे हैं, अगर आप उसको प्रॉपरली डिज़ाइन करेंगे तो उसमें करोजन के चांसेस कम हो जाएंगे। मतलब दो मेटल को आपस में न जोड़ें या फिर वहाँ पे ऐसा ना करें, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम ना हो, तो वहाँ पे अगर पानी रुकेगा तो वहाँ पे करोजन होगा। तो हम क्या करें, उसको प्रॉपर डिज़ाइनिंग दें। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, रस्टिंग ऑफ आयरन। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन, जो कि आपका AQ 2024-25 में पूछा गया है। अभी क्वेश्चन आपका क्या है, कैन कोरोजन अकर्स इन द वैक्यूम ऑफ स्पेस। जो आपका स्पेस है, क्या उसके वैक्यूम में कोरोजन हो सकता है, अगर हो सकता है तो कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें हो सकता है। ठीक है, अभी आपने पढ़ा कि कोरोजन क्या होता है। हमें पता है कि कोरोजन के लिए क्या होना चाहिए, एयर होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, अगर आपको नॉर्मल कोरोजन करना है, नॉर्मल रस्टिंग करनी है। ठीक है, लेकिन अगर आप स्पेस में बात करें तो स्पेस में ना तो आपके पास वाटर है ना आपके पास एयर है, तो फिर कैसे होगा। लेकिन हमारा जो अर्थ का कुछ पार्ट है ना, अर्थ के जो पास का एरिया है, वहाँ पे एटमॉस्फेयर, वहाँ पे एटॉमिक ऑक्सीजन और स्पेस की रेडिएशन होती है, जिसकी वजह से क्या करता है, ये आपस में रिएक्ट करता है और हमारा जो मेटल है वो क्या, मेटल का सरफेस जो है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब उस पर कोरोजन होने लग जाता है। तो ऐसे तो नहीं होता, जैसे हमारे अर्थ के अंदर क्या है, अर्थ के अंदर वाटर और एयर की नीड होगी हमें अगर कोरोजन करना है। लेकिन अगर आप स्पेस की बात करें तो अर्थ का कुछ जो पार्ट होता है वहाँ पर एटॉमिक
वहां पर एटॉमिक ऑक्सीजन और स्पेस रेडिएशन होगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो आपस में रिएक्ट करके मेटल के सरफेस को वीक कर देंगे। तो कोरोजन हो सकता है, नहीं हो सकता, यस। तो ये आपका हो जाएगा यस, कोरोजन कैन अकर्स इन स्पेस, कोरोजन हमारा स्पेस में हो सकता है, बट नॉट इन द सेम वे एज ऑन अर्थ, लेकिन इस तरीके से नहीं होगा जिस तरीके से आपका अर्थ पे होता है, कि जैसे अर्थ पे होगा वैसे ही आपका स्पेस में हो जाएगा, नहीं। नॉर्मल रस्टिंग नीड्स एयर एंड वाटर, जो हमारा नॉर्मल रस्टिंग होती है उसको वाटर और एयर की जरूरत होती है, ये आपने देखा था, उसमें नेसेसरी कंडीशन थी कि आपको एयर और वाटर दोनों चाहिए, विच आर मोस्टली एबसेंट इन स्पेस। अब ये क्या होता है, ये हमारे स्पेस में एबसेंट होते हैं। फिर हाउएवर इन सम एरियाज नियर अर्थ, अर्थ के जो पास का स्पेस का एरिया होता है वहाँ पे क्या होता है, एटॉमिक ऑक्सीजन और स्पेस रेडिएशन होता है, जो कि क्या करते हैं, स्लोली डैमेज कर देते हैं और कोरोड कर देते हैं आपके मेटल के सरफेस को और जो दूसरे मटेरियल्स होते हैं उनको भी। तो हमारा कोरोजन होता है स्पेस में, लेकिन इस तरीके से नहीं होता जिस तरीके से अर्थ पर होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ आया कि किस तरीके से ये आपको क्वेश्चन करना था। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपका AKT 2024-25 में पूछा गया है। अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है, brass exposed to seawater loses zinc over time, leaving behind a copper-rich structure. Explain the underlying electrochemical process. अगर आप ब्रास की बात करें तो ब्रास आपका किस चीज से बना होता है, एक तो कॉपर से और एक जिंक से, इन दोनों से मिलकर आपका ब्रास बना हुआ होता है। तो अगर हम ब्रास को सी वाटर में रख दें, ठीक है, सी वाटर में एक्सपोज करें, तो जिंक क्या करता है, जिंक अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करने लग जाता है, जिंक आपके ब्रास में से खत्म होता चला जाता है, और जो कॉपर है वो एज इट इज रहता है। ऐसा क्यों होता है और क्या क्या इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होता है इसके लिए, ठीक है, तो ये आपको इस क्वेश्चन में ये बताना था। ठीक है, तो अगर मैं बताऊं आपको, ब्रास जो है मैंने अभी जैसे आपको बताया कॉपर और जिंक का मिलके बना हुआ होता है। अब हमारा जो जिंक होता है उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, जिंक जल्दी रिएक्ट करता है, कॉपर कॉपर की रिएक्टिविटी उसके कंपैरिजन में कम होती है। तो जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी वो जल्दी रिएक्ट करेगा। तो आपका जिंक अगर आप एक्सपोज करेंगे सी वाटर में, तो जिंक क्या करेगा, जिंक जो है जल्दी क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। जब इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो वो ब्रास से चला जाएगा, और कॉपर अपने इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करता, तो कॉपर एज इट इज आपके पास रह जाएगा। तो ये है, ठीक है। तो ब्रास इज मेड ऑफ कॉपर एंड जिंक, ब्रास हमारा कॉपर और जिंक से मिलकर बना हुआ होता है। तो व्हेन ब्रास इज कीप्ड इन सी वाटर, जब आप सी वाटर में अपने ब्रास को रखते हैं तो जिंक जो है ज्यादा रिएक्टिव होता है अगर हम कंपेयर करें कॉपर से। तो जब रिएक्टिविटी ज्यादा तो रिएक्ट जल्दी होगा। तो सो जिंक स्टार्ट डिजोल्विंग इनटू द सी वाटर एंड लूजेस इलेक्ट्रॉन। तो अब जिंक क्या करेगा, सी वाटर में डिजोल्व होना स्टार्ट कर देगा, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो रिएक्शन क्या होंगी, तो ये आपको रिएक्शन कुछ इस तरीके से होंगी, एक आपके पास एनोड होगा, एक आपके पास कैथोड होगा। तो जिंक जो है जिंक रिएक्ट करेगा एनोड पर, एनोड पर क्या होता है आपका ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए हमारा जो जिंक है वो किस पे करेगा रिएक्शन, एनोड पर, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन क्या करने हैं, लॉस करने हैं। तो जिंक जो है वो जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता रहेगा, और जिंक जैसे जैसे हमारा टाइम गुजरेगा जिंक हमारे ब्रास में से खत्म हो जाएगा। तो आपका जो ब्रास है वो पोरस हो जाएगा, मतलब उसमें जो जिंक की जगह है वो तो खाली हो जाएगी, और क्या पड़ जाएगा, ये वीक पड़ जाएगा। तो कॉपर डज नॉट डिजोल्व इजीली सो इट रिमेन्स बिहाइंड, कॉपर डिजोल्व नहीं होता आसानी से, तो कॉपर आपके ब्रास में रह जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे टाइम पास होगा तो आपका क्या होगा, एज टाइम पासिस जिंक जो है रिमूव हो जाएगा आपके ब्रास में से, कॉपर रह जाएगा, तो ब्रास जो है वीक पड़ जाएगा और पोरस हो जाएगा। ठीक है, तो पोरस कैसे हो जाएगा, क्योंकि जो आपकी जिंक की जगह थी वो आपकी खाली हो जाएगी, तो वो पोरस हो जाएगा और वीक पड़ने लगेगा। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है आप उसको इसको बोलते हैं डीजिंकिफिकेशन। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीजिंकिफिकेशन, मतलब सेलेक्टिव रिमूवल ऑफ जिंक फ्रॉम ब्रास। ब्रास से जो है आपने सेलेक्टिवली जिंक को ही रिमूव करना है, क्योंकि आप बस जिंक को ही तो रिमूव कर रहे हैं, कॉपर तो एज इट इज रह रहा है। तो ये क्या है, ये डीजिंकिफिकेशन है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन AKT 2023-24 में पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, ब्रीफली एक्सप्लेन वेट कोरोजन। आपको वेट कोरोजन को एक्सप्लेन करना है, जो कि मैंने आपको बता दिया है कि क्या होता है वेट कोरोजन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक आप सब बता देंगे। ठीक है, अगर आप चाहें तो रेस्टिंग ऑफ आयरन का एग्जांपल दे देंगे, क्योंकि वो वेट कोरोजन का ही एग्जांपल होता है। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, हाउ कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय मेटेलिक कोटिंग एंड यूजिंग कोरोजन इनहिबिटर्स। कोरोजन इनहिबिटर्स का यूज करके या मेटेलिक कोटिंग का यूज करके आप कोरोजन को किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं, ये
मैं आपको बता देती हूँ, ये हमने यहाँ तक क्वेश्चन, ये हमारा आंसर को कवर कर लिया है। तो अब हम देखते हैं प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। कोरोजन को किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं, आपको दो बता दें। एक सबसे पहला मेथड है आपका मेटेलिक कोटिंग। अब मेटेलिक कोटिंग नाम से समझ आ रहा है, मेटल के ऊपर कोटिंग कर देना, मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की कोटिंग कर देना, मेटेलिक कोटिंग। तो मेटेलिक कोटिंग में क्या करते हैं, हम मेटल के ऊपर जो है दूसरे मेटल की कोटिंग कर देते हैं, ठीक है। इन दिस मेथड अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ अनदर मेटल इज अप्लाइड ओवर द सरफेस ऑफ मेटल टू प्रिवेंट कॉन्टेक्ट विद एयर एंड मॉइस्चर। हम अपने एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की एक मेटल के सरफेस पे दूसरे मेटल की कोटिंग कर देंगे, जिससे क्या होगा, वो जो हमारा मेटल है, जो हमारा मेन मेटल है, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा आपके एयर के और मॉइस्चर की, और वो क्या हो जाएगा, कोरोजन से प्रिवेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो हमारा, हम किस किस का यूज करते हैं, सबसे पहले आपका गैल्वेनाइजेशन आ जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, टिनिंग, ये सब आ जाते हैं। तो गैल्वेनाइजेशन, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, अगर आप आयरन के सरफेस पे जिंक की कोटिंग कर देते हैं तो उसको स्पेसिफिकली क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। लेकिन ये आ तो हमारा मेटेलिक कोटिंग के अंदर ही जाएगा ना, क्योंकि आपने एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की कोटिंग करी है, आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग करी है, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ कोटिंग जिंक मेटल ऑन द सरफेस ऑफ आयरन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोरोजन। आपने आयरन के सरफेस के ऊपर जिंक की कोटिंग करी, जिससे आपने क्या किया, अपने आयरन को प्रोटेक्ट कर लिया कोरोजन से, ठीक है। नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या है, द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग ऑफ मेटल फ्रॉम कोरोजन बाय कोटिंग इट विद लेस रिएक्टिव मेटल। आप एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की कोटिंग कर देंगे जो कि लेस रिएक्टिव हो, उसकी कम रिएक्टिविटी होगी, अब हम क्या कर देंगे, उसको कोट कर देंगे, तो जो हमारा मेन मेटल होगा वो प्रोटेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाएगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में जो आप मेनली एलिमेंट्स का यूज करते हैं, क्योंकि आपको लेस रिएक्टिव मेटल चाहिए, तो आप जिंक का, क्रोमियम का और निकल का जनरली यूज करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, टिन प्लेटिंग। टिन प्लेटिंग का मतलब क्या है, किसी भी मेटल के सरफेस के ऊपर अगर आप टिन की कोटिंग कर देते हैं तो वो टिन प्लेटिंग के अंदर आ जाता है। तो ये क्या है, द प्रोसेस ऑफ कोटिंग द सरफेस ऑफ मेटल बाय टिन टू प्रोटेक्ट द आयरन फ्रॉम कोरोजन। अगर आपको आयरन को प्रोटेक्ट करना है कोरोजन से, तो आप आयरन के ऊपर किसकी कोटिंग कर दें, टिन की, तो वो टिन प्लेटिंग में आ जाएगी, और ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा। सेकंड है आपका बाय कोरोजन इनहिबिटर्स। अब कोरोजन इनहिबिटर्स क्या होते हैं, ये केमिकल्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कोरोजन की स्पीड को क्या कम कर देते हैं। हम मेटल लेते हैं, मेटल के ऊपर जो है कोरोजन, वो केमिकल्स को मिला देते हैं, वो केमिकल क्या कर देंगे, कोरोजन की स्पीड को कम कर देंगे, ठीक है। तो कोरोजन इनहिबिटर्स किस तरीके से यूज करते हैं, कोरोजन इनहिबिटर्स आर केमिकल्स एडेड इन स्मॉल अमाउंट टू द कोरोजिव मीडियम टू रिड्यूस द कोरोजन रेट। कोरोजन इनहिबिटर्स क्या होते हैं, वो केमिकल्स होते हैं जिनको हम, जो हमारा कोरोजिव मीडियम होता है, मतलब जो हमारा मेटल है उसके ऊपर स्मॉल अमाउंट में ऐड कर देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, वो कोरोजन का जो रेट है वो कम हो जाएगा, ठीक है। दे फॉर्म अ प्रोटेक्टिव फिल्म ऑन द मेटल सर्फेस एंड स्टॉप द कोरोजन रिएक्शन। अब ये क्या करेगा, एक हमारे मेटल के ऊपर एक फिल्म बना लेगा, मतलब एक लेयर बना लेगा मेटल सरफेस के ऊपर, और हमारे जो कोरोजन है उसका रेट कम हो जाएगा, या फिर हमारे वो रुक भी जाता है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या है, क्रोमेट्स, फॉस्फेट्स और अमाइंस इससे एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये इतना समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा AQ 2022-23 में पूछा गया है। अभी आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोरोजन बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन। जो हमारा कोरोजन होता है, जब मतलब कोरोजन आपका जब होता है जब आपका वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है, तो उसके मैकेनिज्म को आपको समझाना है, ठीक है। और फिर क्या है आपका, व्हाट इफेक्ट विल इंक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई हैव ऑन सच कोरोजन। अगर ये जो कोरोजन हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, कि ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने की वजह से हो रहा है। अगर आप ऑक्सीजन के जो अमाउंट है उसको बढ़ा देंगे तो कोरोजन पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, ठीक है। और आप कोरोजन को किस तरीके से मिनिमाइज कर सकते हैं, प्रॉपर डिजाइनिंग के थ्रू। अगर आप अपने जो भी चीज़ है उसको प्रॉपरली डिजाइन करेंगे, जो भी आप मेटल से बना रहे हैं उसको अगर आप प्रॉपरली डिजाइन करेंगे तो कोरोजन किस तरीके से मिनिमाइज हो सकता है। इसमें 3 पार्ट है, आपको 3 चीजें बतानी है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन समझ आ गया। अब हम देखते हैं इसका सोल्यूशन, आपको किस तरीके से इसका सोल्यूशन करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोरोजन बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन। जब हमारा कोरोजन ऑक्सीजन के एब्जॉर्प्शन की वजह से होता है तो उसको देखने वाले हैं।
तो ये हमारा कब होता है, जब हम मेटल को क्या करते हैं, एयर या वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो वो उस पर क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन हो जाती है। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस होती है तो वो क्या करता है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है, और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के बाद उसके ऊपर क्या होने लग जाता है, कोरोजन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो व्हेन अ मेटल इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर और वाटर कंटेनिंग डिजॉल्व ऑक्सीजन, कोरोजन टेक्स प्लेस ड्यू टू एन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, जब हम अपने मेटल को एक्सपोज करते हैं, मतलब रिएक्ट कराते हैं मॉइस्ट एयर के साथ या वाटर के साथ, अब मॉइस्ट एयर और वाटर में क्या प्रेजेंट होनी चाहिए, डिजॉल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट होनी चाहिए, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, कोरोजन होने लग जाता है, और वहां पे क्या होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस होती है। अब इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन कोरोजन। अब इसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन कोरोजन। अब इसका मैकेनिज्म क्या होता है, हमने ये देख लिया कि किस तरीके से होता है, अब हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म। जो आपने रस्टिंग ऑफ आयरन का देखा था ना, बिल्कुल उसी तरीके से, बिल्कुल सेम इसका मैकेनिज्म है, क्योंकि ये जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन है, ये भी तो वेट कोरोजन ही है, और आपका जो रस्टिंग ऑफ आयरन था वो भी वेट कोरोजन का ही एग्जाम्पल था, तो बिल्कुल सेम मैकेनिज्म है। तो मैकेनिज्म एक बार मैं आपको दोबारा से समझा देती हूँ। कुछ जो आपका मेटल का पार्ट है वो कुछ एनोड की तरह बिहेव करेगा, कुछ कैथोड की तरह। जो एनोड की तरह बिहेव करेगा वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लॉस करेगा। तो वहां पे जो वो जो पार्ट है, अगर हमारा सरफेस आयरन का है तो आयरन क्या करेगा, वहां पे इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, और ये जो लूज इलेक्ट्रॉन है ये एनोड से दूसरी साइड जाएंगे, मतलब कैथोड की साइड जाएंगे, और फिर वहां जाके वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे और OH नेगेटिव बनाएंगे, और फिर हमारा Fe2 पॉजिटिव और OH नेगेटिव आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, आपके फेरस आयन। फेरस आयन और रिएक्ट करेंगे हाइड्रोक्साइड आयन के साथ, और आपका क्या बन जाएगा, FeOH का होल ट्वाइस बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैकेनिज्म है, बिल्कुल सेम मैकेनिज्म है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा एनोडिक रिएक्शन। एनोडिक रिएक्शन होगी ऑक्सीडेशन। आयरन लॉसेज इलेक्ट्रॉन एंड डिजॉल्व एज फेरस आयन। आयरन अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो Fe जो है Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आपकी कैथोडिक रिएक्शन होगी, डिजॉल्व ऑक्सीजन एब्जॉर्व करेगी इलेक्ट्रॉन को वाटर के प्रेजेंस में, तो मतलब ऑक्सीजन, वाटर और इलेक्ट्रॉन आपस में रिएक्ट करेंगे और OH नेगेटिव का फॉर्मेशन करेंगे, मतलब हाइड्रोक्साइड आयन बन गया, ये आपका फेरस आयन बन गया। फिर क्या होगा, आपका रस्ट का फॉर्मेशन होगा, मतलब ये वाला प्रोडक्ट और ये वाला प्रोडक्ट अब आपस में आके रिएक्ट करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ रस्ट में क्या होगा, फेरस आयन रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्साइड आयन के साथ, तो Fe2 पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव रिएक्ट करेंगे और FeOH का होल ट्वाइस बनाएंगे, जो कि फर्दर ऑक्सीडेशन करेगा। फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको आप क्या बोलते हैं, रस्ट। तो फर्दर ऑक्सीडेशन फॉर्म्स, फिर फर्दर ऑक्सीडेशन होगी, ये आपका रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन और वाटर के साथ, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe2O3.H2O, जो आपने पहले भी देखा था, किसका फॉर्मूला होता है, ये रस्ट का। ठीक है, अब हम एक इसका पार्ट कंप्लीट हो गया, आपने बता दिया इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन का क्या मैकेनिज्म होता है और ये क्या होता है। फिर आपसे पूछा था कि अगर आप ऑक्सीजन की सप्लाई को इंक्रीज कर देंगे तो आपके कोरोजन के पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर आप ऑक्सीजन की सप्लाई को इंक्रीज करेंगे, जहाँ पे ऑक्सीजन होती है वहाँ पे हमारी आपकी कैथोडिक रिएक्शन होती है, तो कैथोडिक रिएक्शन का जो रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा OH नेगेटिव फॉर्मेशन होंगे, तो आपका जो कोरोजन है उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, वो बहुत जल्दी कोरोड, आपका मेटल का जो सरफेस है वो बहुत जल्दी कोरोड होने स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मोर ऑक्सीजन इंक्रीजेस द कैथोडिक रिएक्शन रेट। तो अगर आपका, ठीक है, अगर आपका ऑक्सीजन का रेट ज्यादा हो जाएगा तो आपका कैथोडिक रिएक्शन ज्यादा होगी, जिसकी वजह से आपका क्या होगा, कोरोजन अकर्स फास्टर, कोरोजन का रेट भी आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, अब जहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा थी वो तो आपका कैथोडिक पार्ट बन गया, और जहाँ पे ऑक्सीजन कम होगी वो आपका क्या बन जाएगा, एनोडिक पार्ट बन जाएगा। एरियाज विद लेस ऑक्सीजन बिकम एनोडिक एंड कोरोड मोर रैपिडली, और इसकी वजह से कोरोजन का रेट बढ़ जाएगा। तो आपने ओवरऑल क्या देखा कि अगर आप ऑक्सीजन की सप्लाई के रेट को इंक्रीज करेंगे तो आपका रेट ऑफ कोरोजन इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर इंक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई जनरली इंक्रीजेज द रेट ऑफ कोरोजन। अगर आप कोरोजन के रेट को बढ़ा, मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाएंगे तो आपका कोरोजन का रेट डायरेक्टली अफेक्ट होगा, डायरेक्टली इंक्रीज होगा। ठीक है, अब
इसका दूसरा पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं हम इसके तीसरे पार्ट की तरफ। तीसरा पार्ट क्या है? मिनिमाइजेशन ऑफ कोरोजन बाय प्रॉपर डिजाइनिंग। अगर आप प्रॉपर डिजाइनिंग करेंगे तो आप उसको किस तरीके से कोरोजन के रेट को मिनिमाइज कर सकते हैं। अगर हम मशीन्स, आपके ब्रिजेस, ये सब इनको क्या करेंगे, प्रॉपरली डिजाइन करेंगे तो कोरोजन को आप कम कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपका जो है उसमें प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होगा, जैसे कि मैंने पहले बताया था, आपने एक मेटल से कुछ भी चीज़ बनाई, आपने उसमें प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम दिया, मतलब वाटर जो है वो अगर यहाँ से आया तो वो आसानी से बाहर निकल जाएगा, बीच में कहीं रुकेगा नहीं। अगर मैं कहीं वाटर रुक जाता है तो उससे क्या होगा, कोरोजन, वो मतलब वो जो मेटल का सरफेस है वो डायरेक्टली रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, और जब वो डायरेक्टली रिएक्ट करेगा वाटर के साथ मतलब कोरोजन होगा वहाँ पे। ठीक है, अगर आपके गैप्स होंगे, आपके वहां पर क्रैक्स होगी तो वहां पे मतलब कुछ जगह खाली रह गई, वहां पे एयर आएगा, मॉइस्चर आएगा, वहां पे रिएक्ट करेगा, वो कोरोजन के रेट को बढ़ा देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्रॉपर डिजाइनिंग की नीड होती है अगर आप चाहते हैं कि कोरोजन का रेट कम हो जाए। इफ वी डिजाइन मशीन्स, ब्रिजेस, पाइप्स एंड बिल्डिंग्स प्रॉपरली, कोरोजन कैन बी रिड्यूस्ड। अब क्या क्या वे हैं किस तरीके से आप कोरोजन के रेट को कम कर सकते हैं? अवॉइड क्रैक्स एंड स्मॉल गैप्स। आपका जो भी आप चीज़ बना रहे हैं उसमें क्रैक्स ना हो, स्मॉल गैप्स ना हो। अगर गैप नहीं होगा तो वहाँ पे कहीं भी रिएक्शन के चांसेस नहीं रहेंगे। डू नॉट जॉइन डिफरेंट मेटल टुगेदर। दो मेटल को आपको ज्वाइन नहीं करना है। अगर आप जैसे दो मेटल को ज्वाइन कर देंगे तो एक की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, एक की रिएक्टिविटी कम होगी। जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो बहुत जल्दी रिएक्ट करेगा, और जो कम होगा वो कम कम रिएक्ट करेगा, तो जो जल्दी रिएक्ट करेगा वो उसको कम वाले को भी खत्म कर देगा। तो इस तरीके से आप दो डिफरेंट मेटल को कभी भी ज्वाइन ना करें। थर्ड है आपको प्रोवाइड प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए। यूज स्मूथ सरफेस होना चाहिए। अगर आपका सरफेस रफ होगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, कोरोजन के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे गैप्स होंगे, वहाँ पे क्रैक्स होंगी, क्योंकि आपका सरफेस तो स्मूथ नहीं है, रफ है। ठीक है, फिर है फिफ्थ है आपका मेक पार्ट्स इजी टू क्लीन एंड इंस्पेक्ट। आप जो है मेटल से जो भी पार्ट बना रहे हैं उसको क्लीन बनाएं, और मतलब ऐसा बनाएं कि उसकी सफाई भी आसानी से हो सके, और आप अगर वहाँ पे कोरोजन हो रहा है आप उसको इंस्पेक्ट कर सकें, आप उसको डिटेक्ट कर सकें कि हाँ यहाँ पे कोरोजन हो रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन जो है AKQ 2025-26 में पूछा गया है। आपको क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ अ नीट लेबल डायग्राम एक्सप्लेन द मैकेनिज्म इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन ऑफ आयरन इन न्यूट्रल और अल्कलाइन मीडियम, और दूसरा आपका एसिडिक मीडियम। सेम क्वेश्चन है लेकिन इसमें आपको दो मीडियम में पूछा है, एक तो न्यूट्रल और अल्कलाइन मीडियम में और दूसरा आपको एसिडिक मीडियम में पूछा। अभी जो मैंने आपको मैकेनिज्म समझाया था ना पीछे, वो आपका था न्यूट्रल और अल्कलाइन मीडियम में, एसिडिक मीडियम में आपने नहीं देखा था। ठीक है, अब आपको क्या बताना है, आपको डायग्राम के थ्रू समझाना है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन तो आपको पता है, एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ। इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन अकर्स व्हेन आयरन इज एक्सपोज टू मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन। जब आप आयरन को जो है ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो कुछ पार्ट आपका एनोड बन जाता है, कुछ पार्ट आपका कैथोड बन जाता है, और वहाँ पे क्या हो जाता है, वहाँ पे जो है कोरोजन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला न्यूट्रल और अल्कलाइन मीडियम में देख लेते हैं हम। तो इसमें क्या है, ये आपका आयरन सरफेस है। आयरन सरफेस के ऊपर क्या आया, मॉइस्चर ने आके रिएक्ट किया, मतलब वाटर डिजोल्व ऑक्सीजन आई, तो कुछ पार्ट आपका एनोड बन गया, कुछ पार्ट आपका कैथोड बन गया। मैंने अज्यूम किया कि जो मेरा ये वाला पार्ट है ये मेरा एनोड बन गया, ये मेरा कैथोड बन गया। मैंने क्या बताया था, एनोड पर क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे। तो Fe जो है Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, और इसने दो इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, लॉस कर दिया। ये दो इलेक्ट्रॉन जो है एनोड से कैथोड की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे इलेक्ट्रॉन कैथोड की तरफ गए और इन्होंने ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करना स्टार्ट किया, OH नेगेटिव बना लिया, फिर ये आपस में रिएक्ट करेंगे। ठीक है, फिर हमारा क्या होगा, फेरस हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, FeOH का होल ट्वाइस। ठीक है, तो ये बिल्कुल सेम मैकेनिज्म है। ये रहा पहला स्टेप, फिर ये रहा दूसरा स्टेप, फिर आपका ये रहा तीसरा स्टेप, फिर ये आपका ये रहा चौथा और पांचवा स्टेप। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट सेकंड आपका कोरोजन ऑफ आयरन इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में क्या होता है, आयरन का सरफेस है, एसिड सॉल्यूशन आया, एसिडिक सॉल्यूशन आया, उसने आयरन के सरफेस के साथ रिएक्ट करना स्टार्ट किया, तो कुछ पार्ट एनोड बन गया, कुछ पार्ट कैथोड बन गया। एनोड पर सेम होगा, आपका इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो आयरन जो है आयरन 2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये कन्वर्ट हो गया। अब ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है, ये आपके इलेक्ट्रॉन दूसरी साइड जाएंगे, मतलब एनोड से कैथोड की साइड जाएंगे। अब ये
कैथोड की साइड जब पहुंच गए तो ये रिएक्ट करने स्टार्ट करेंगे H पॉजिटिव आयंस के साथ। क्यों? क्योंकि ये आपका एसिडिक सॉल्यूशन ही तो है, तो ये एसिडिक सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस होते हैं, तो H पॉजिटिव आयंस के साथ ये रिएक्ट करेगा और ये H2 गैस बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा। समझ आया आपको कि ये एसिडिक मीडियम में किस तरीके से होता है। तो इसका मैकेनिज्म की बात करें तो सबसे पहले तो हमारा कुछ पार्ट एनोड बन जाएगा, तो वहाँ पे एनोडिक रिएक्शन होगी। तो आयरन डिजोल्व बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, आयरन जो है अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लॉस करेगा। सेकंड आपका कैथोडिक रिएक्शन, कैथोडिक रिएक्शन पे क्या होगा, रिडक्शन। अब ये जो हाइड्रोजन आयंस है ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करेगा। तो 2H पॉजिटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन किया इसने और हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो गया। इस तरीके से ये प्रोसीजर चलता रहेगा और ये क्या होता रहेगा, आयरन का सरफेस कोरोड होता रहेगा। ठीक है, तो ओवरऑल रिएक्शन आपके पास क्या आ जाएगी, Fe और 2H पॉजिटिव रिएक्ट करेंगे, ये Fe जो है Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा और ये जो H पॉजिटिव आयन है ये कन्वर्ट होगा H2 गैस में। 10 आयरन कंटिन्यूसली डिजोल्व इनटू द एसिडिक सॉल्यूशन। इसी तरीके से आयरन क्या होगा, आयरन डिजोल्व होता रहेगा एसिडिक सॉल्यूशन में। आई होप आपको ये इतना समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जो कि हमारा टॉपिक है कोरोजन इशू इन पावर जनरेशन इंडस्ट्री। अब हमारी पावर जनरेशन इंडस्ट्री क्या होती है, जहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। हमारे पास कुछ मशीन्स होती हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं जिनसे हम क्या करते हैं, पावर को जनरेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोरोजन के इश्यूज आ जाते हैं। तो हम देखते हैं कौन कौन से हमारे पार्ट्स होते हैं या कौन कौन से हमारे इक्विपमेंट होते हैं जहाँ पे हमारे कोरोजन के चांसेस होते हैं। तो क्या है, इन पावर प्लांट्स में क्या होता है, कोरोजन मेनली अफेक्ट्स। कोरोजन किन किन पार्ट्स को अफेक्ट कर सकता है, तो सबसे पहले है आपका बॉयलर्स। अब बॉयलर्स क्या होते हैं, जब हम वाटर को हीट करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, वाटर लेते हैं, वाटर को हीट करते हैं और उसको स्टीम की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे अब हम इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है हमारा बॉयलर्स का कि क्या कर सकता है, इसमें कोरोजन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर बॉयलर में कोरोजन होगा तो क्या हो सकता है, वहाँ पे लीकेज होना स्टार्ट हो जाएगा, हमारी वाटर या स्टीम लीक होना स्टार्ट हो जाएंगी, जिससे क्या होगी, इसकी एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाएगी। तो बॉयलर्स में क्या होता है, कॉज ट्यूब लीकेज, ट्यूब हमारी लीकेज हो सकती है एंड रिड्यूस एफिशिएंसी फिर हमारी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका टरबाइन में हमारा ब्लेड होता है जो कि मेटल का बना हुआ होता है। तो क्या कर सकता है, हमारे कोरोजन किसको अफेक्ट कर सकता है, टरबाइन के ब्लेड को। ठीक है, डैमेजेस टरबाइन ब्लेड। नेक्स्ट आपका कंडेंसर क्या होता है, स्टीम को वो कन्वर्ट करता है वाटर में। ठीक है, तो क्या हो सकता है यहाँ पे, ये लीकेज हो सकता है कोरोजन की वजह से, लेड्स टू लीकेज एंड पुअर हीट ट्रांसफर। तो फिर जो हमारी हीट ट्रांसफर होगी उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी और हमारी हीट ट्रांसफर जो होगी वो पुअर होगी। नेक्स्ट है आपका पाइप्स एंड कूलिंग सिस्टम। अब पाइप्स एंड कूलिंग सिस्टम जब ये क्या करेगा, ये हमारे वाटर को या जो हमारा स्टीम है उसको क्या करेगा, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करेगा हमारा। तो ये क्या हो जाते हैं, जैसे कि अगर हमारा कोरोजन हो जाएगा तो ये घिसने लग जाएंगे, जिससे इसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी और क्या हो सकता है, इसमें ब्लॉकेज हो सकता है। ब्लॉकेज की वजह से या फिर कुछ ऐसे एरिया हो जाएंगे जहाँ पे कोरोजन हो जाएगा, तो हमारा जो वाटर या स्टीम है उसकी एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाएगी, वो कम जाएगा आगे। तो कॉजेज ब्लॉकेज एंड वाटर लॉस। नेक्स्ट है आपका स्टोरेज टैंक। अब स्टोरेज टैंक क्या होता है, जहाँ पे आपका फ्यूल है या जो भी आपने इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया आप वहाँ पे उसको स्टोर करते हैं, या वाटर स्टीम रॉ मटेरियल को, किसी भी चीज़ को आप स्टोर करते हैं उसको स्टोरेज टैंक बोलते हैं। अब स्टोरेज टैंक की जो वॉल है वो कोरोजन से अफेक्ट हो सकती हैं, तो वहाँ पे कोरोजन होगा तो वॉल्स क्या होंगी, उसकी वीक होने लग जाएंगी, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, वहाँ पे लीकेज हो सकता है। तो वीकेंस टैंक्स एंड मे कॉज फ्यूल लीकेज, फ्यूल का लीकेज हो सकता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके इफेक्ट्स। अब हमने ये तो देख लिया कि कहाँ कहाँ पे ये अफेक्ट करता है हमारा कोरोजन। नेक्स्ट है इससे कोरोजन की, ये यहाँ पे हो तो गया कोरोजन, इससे अफेक्ट क्या क्या होगा, आपको क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, इक्विपमेंट आपके डैमेज हो जाएंगे। फिर क्या होगा, आपका रिड्यूस पावर जनरेशन एफिशिएंसी, जो हमारी एफिशिएंसी है, जिस एफिशिएंसी से हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहे थे वो आपकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका इंक्रीज मेंटेनेंस कॉस्ट। अब जो आपके इक्विपमेंट्स हैं, मशीन है, वो ख़राब हो गई हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उनको या तो सही कराना पड़ेगा या फिर उनको रिप्लेस करना पड़ेगा, उनकी जगह दूसरी मशीन लानी पड़ेगी, तो आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है आपका अनएक्सपेक्टेड प्लांट शटडाउन। अगर आपका जो लॉस है वो बहुत ज़्यादा हो गया है कोरोजन की वजह से, आपकी बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स जो हैं वो ख़राब हो गई हैं, अब आपका लॉस बहुत ज़्यादा हो गया, अब आप उस लॉस को जो है ओवरकम नहीं कर सकते, तो इससे क्या हो सकता है, आप अपनी इंडस्ट्रीज़ बंद कर दें, तो इंडस्ट्रीज़ भी बंद हो सकती हैं, कि अगर लॉस ज़्यादा हो जाए तो हमारी इंडस्ट्रीज़ भी बंद
हो सकती है। नेक्स्ट आपका प्रिवेंशन मेथड्स, हम क्या क्या मेथड्स को पहले से ही फॉलो करें जिससे आपके कोरोजन के चांसेस कम हो जाएं। फर्स्ट है आपका प्रोटेक्टिव कोटिंग। अब प्रोटेक्टिव कोटिंग में क्या होता है, आप जो है आपकी मशीन्स है या आपके इक्विपमेंट है जहाँ पे आपको लगता है कि कोरोजन हो सकता है, जहाँ पे हमारी मेटल की चीज़ें हम वहाँ पे पेंट कर रहे हैं, ग्रीस का यूज़ करें, ये कर सकते हैं। वाटर ट्रीटमेंट, जो हमारा वाटर है उसको ट्रीट करें पहले, ये नहीं अगर हमारे वाटर में कुछ इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हैं, एसिड्स हैं या हमारे वाटर में CO2 की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, तो क्या करें, पहले उस वाटर को ट्रीट कर दें, उसे बॉयलर्स में भेजने से पहले या जो भी हमारी मशीन है उसमें भेजने से पहले। नेक्स्ट है आपका कोरोजन इनहिबिटर्स। अब कोरोजन इनहिबिटर्स क्या होते हैं, ये आपके जो है केमिकल्स होते हैं जो कि कोरोजन के रेट को कम कर देते हैं, ठीक है, तो हम इनका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका यूज़ ऑफ कोरोजन रेजिस्टेंट मटेरियल्स। कुछ कोरोजन रेजिस्टेंट मटेरियल्स होते हैं जिन पे कोरोजन का इफेक्ट बहुत कम पड़ता है, ना कि बराबर ही पड़ता है, हम उनका भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपका स्टेनलेस स्टील होता है ना, तो वो क्या है, कोरोजन रेजिस्टेंट मटेरियल है आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कोरोजन इशू इन केमिकल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। अब केमिकल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में आपके एसिड्स, एल्कली और अदर केमिकल्स प्रेजेंट्स होते हैं। वही तो आपकी केमिकल इंडस्ट्रीज होती है जहाँ पे आप केमिकल से डील करें। तो इसमें कहाँ कहाँ पर आपके जो है कोरोजन के चांसेस बन जाते हैं। इन केमिकल इंडस्ट्रीज कोरोजन मेनली अफेक्ट्स, सबसे पहले आपका रिएक्टर्स। रिएक्टर्स क्या होते हैं, यहाँ पे हमारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, तो डैमेज्ड बाय केमिकल रिएक्शंस। अब वहाँ पर जब केमिकल रिएक्शंस होंगी तो वो क्या कर सकता है, आपके रिएक्टर्स को अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे कुछ हार्मफुल केमिकल्स भी होंगे जो कि रिएक्ट कर जाएंगे आपके रिएक्टर्स के साथ। नेक्स्ट है आपका स्टोरेज टैंक। वही स्टोरेज टैंक में क्या करेंगे, आप अपने केमिकल को, एसिड्स को, जिसको भी आपको ट्रीट करना, आपके पास रॉ मटेरियल है या आपका फाइनल प्रोडक्ट है, आप उसको स्टोर करेंगे। किसी भी चीज़ को स्टोरेज करने के लिए आप स्टोरेज टैंक का यूज़ करते हैं, वो आपके वॉल को वीक कर देगा, जैसे आपने पहले भी देखा था। तो वीकेंड बाय कोरोसिव केमिकल्स। कोरोसिव केमिकल से क्या हो सकता है, उसकी जो स्टोरेज टैंक की वॉल्स है वो वीक हो सकती है। नेक्स्ट है आपका पाइपलाइंस। अब पाइपलाइंस का आप क्यों यूज़ करेंगे, आप केमिकल्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए पाइपलाइंस का यूज़ करते हैं। तो डेवलप लीक्स वाइल ट्रांसपोर्टिंग केमिकल्स। अगर आपका पाइपलाइंस में जो है कोरोजन हो जाएगा, तो जब आप अपने केमिकल्स को ट्रांसपोर्ट करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करेंगे, तो वहाँ पे क्या हो सकता है, लीकेज हो सकता है। और वो क्या हो सकता है, अगर कोरोजन ज़्यादा हो जाए तो वो पाइपलाइन आपकी ब्लॉक भी हो सकती है। नेक्स्ट आपका वॉल्व्स एंड पंप्स वियर आउट एंड फाइनल प्रीमेच्योरली, ठीक है, तो ये आपका होता है हमारा केमिकल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में, ये हमारे हैं जिनको अफेक्ट होता है, ठीक है, तो ये आपके इक्विपमेंट्स हो गए। नेक्स्ट आपका इफेक्ट सब में सेम ही रहने वाला है। आपको पता है सबसे पहले आपका इक्विपमेंट डैमेज हो सकता है, लीकेज ऑफ हजार्डस केमिकल। अब आप यहाँ पे केमिकल से डील करेंगे, तो अगर आपका केमिकल जो है ज़्यादा हार्मफुल है और वो लीकेज हो गया, तो क्या कर सकता है, हमारे एनवायरनमेंट को, ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। प्रोडक्ट कंटेमिनेटेड, ठीक है। और नेक्स्ट आपका इंक्रीज मेंटेनेंस कॉस्ट, आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। अब ये जो है आपका प्रोडक्ट कंटामिनेटेड, इसका मतलब क्या है कि जो हमारे रस्ट के पार्टिकल्स हैं वो ऐड हो सकते हैं। अब रस्ट के पार्टिकल्स मतलब अगर आपकी जो मशीन है उसमें रस्टिंग हो गई, तो रस्टिंग की वजह से उसमें रस्ट के पार्टिकल्स होंगे, वो आपके रस्ट के पार्टिकल ऐड हो गए आपके प्रोडक्ट में, तो आपके प्रोडक्ट की एफिशिएंसी कम हो गई। उसमें जो है जब कोरोजन के पार्टिकल्स ऐड हो गए तो वो तो हमारा वीक हो जाएगा ना, तो ये है आपका प्रोडक्ट कंटामिनेटेड, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रिवेंशन भी सेम है। प्रोटेक्टिव कोटिंग का यूज़ करें, कोरोजन इनहिबिटर्स का यूज़ करें, यूज़ ऑफ कोरोजन रेजिस्टेंट मटेरियल्स, प्रॉपर केमिकल कंट्रोल। इसमें ये आपका ऐड हो गया प्रॉपर केमिकल कंट्रोल। जो आप केमिकल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं ट्रांसपोर्ट करने में, या आप उसको ट्रीट करें, तो उसको क्या करें, पूरी अच्छी तरीके से कंट्रोल करें। रेगुलर इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस, रेगुलर इंस्पेक्ट करते रहें कि आपकी मशीन सही काम कर रही है, कि अगर आपका कोरोजन वहाँ पे होने वाला है या थोड़ा बहुत हुआ है तो आप वहीं उसको ट्रीट कर लें। ये नहीं आपकी कि पूरा इक्विपमेंट ख़राब हो गया, आपकी पूरी मशीन डैमेज हो गई, आप फिर उसको रिप्लेस कर रहे हैं, जब आपका छोटा ही नुकसान पे आप उसको ओवरकम कर लें, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके कोरोजन इशू इन ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज। अब ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज में आपको क्या क्या मिलेगा, ऑयल मिलेगी, गैस मिलेगी, वाटर, सॉल्ट, ये सब आपको मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे कोरोजन के चांसेस कहाँ कहाँ बढ़ जाते हैं वो हम देखते हैं। इन द ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज कोरोजन मेनली अफेक्ट्स, सबसे पहले आपका पाइपलाइंस। वही आपको ऑयल या गैस को ट्रांसफर करना है एक जगह से दूसरी जगह, तो आप पाइपलाइंस का यूज़ करेंगे। कॉज लीक्स एंड ऑयल गैस लॉस,
यहाँ पे लीक हो सकती है आपकी ऑयल या गैस, और यहाँ पे आप जब वो लीक होगी तो आपको लॉस देखने के लिए मिलेगा ऑयल का और गैस का। नेक्स्ट आपका वही स्टोरेज टैंक, आपके वॉल्स वीक हो जाएंगे। ड्रिलिंग इक्विपमेंट डैमेज्ड बाय कोरोसिव फ्लूइड्स एंड सी वाटर, जो आपकी ये ड्रिलिंग इक्विपमेंट है वो भी डैमेज हो जाएंगे, क्योंकि आप यहाँ पे किससे डील कर रहे हैं, कोरोसिव फ्लूइड्स, जो आपके ऑयल है या गैस है, अगर वो ऐसी है कि वो कोरोजन को बढ़ावा देगी, कोरोजन उससे बढ़ेगा, तो आपके जो इक्विपमेंट्स हैं वो डैमेज हो जाएंगे। और इसमें हम सी वाटर के साथ भी ट्रीट करते हैं। तो सी वाटर में हमारा क्या प्रेजेंट होता है, सॉइल, जो कि क्या करते हैं, कोरोजन के रेट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, तो आपके इक्विपमेंट डैमेज हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपका रिफाइनरीज। रिफाइनरीज क्या करती है, रिफाइनरीज में जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, और हमारे रिफाइनरीज में जो है केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, तो इक्विपमेंट्स करोड हो सकते हैं। क्यों, हाई टेम्परेचर की वजह से और केमिकल्स की वजह से। नेक्स्ट है आपका ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं, ओशन के पास जो प्लेटफॉर्म बने होते हैं, जो डायरेक्ट क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट में रहते हैं हमारे सॉल्ट वाटर के साथ और ह्यूमिड एनवायरनमेंट के साथ। ठीक है, तो अफेक्टेड बाय जो आपका सी वाटर है, क्योंकि इससे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है, तो सी वाटर से अफेक्ट हो सकते हैं, और जो आपका ह्यूमिड एनवायरनमेंट है उससे भी अफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं उसके इफेक्ट्स वही है, ऑयल और गैस लीकेज हो सकती है, इक्विपमेंट फेलियर हो सकता है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, क्योंकि जब आपकी गैस लीक होगी या आपका ऑयल लीक होगा तो आपके एनवायरमेंट पे भी उसका अफेक्ट जो है पड़ने वाला है। तो नेक्स्ट आपका इंक्रीज मेंटेनेंस एंड रिपेयर कॉस्ट। अब जब आपके इतनी सारी मशीन्स और इक्विपमेंट खराब हो जाएंगे तो आप क्या करेंगे, उसको आपको सही कराना पड़ेगा, तो आपके रिपेयर कॉस्ट बढ़ जाएगी और मेंटेनेंस कॉस्ट भी इंक्रीज होने वाली है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके प्रिवेंशन मेथड्स। ये सब सेम है, प्रिवेंशन मेथड्स और इफेक्ट चारों इंडस्ट्रीज में सेम है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ किन किन पार्ट्स पर वो अफेक्ट करेगी, ये पार्ट्स बदल रहे हैं बस। ठीक है, तो प्रिवेंशन मेथड्स क्या है इसमें, प्रोटेक्टिव कोटिंग्स एंड पेंट्स, कोरोजन इनहिबिटर्स, यूज ऑफ कोरोजन रेजिस्टेंट अलॉय, रेगुलर इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस, चारों वही हैं जो आपने पहले पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोरोजन इशू इन पल्प एंड पेपर इंडस्ट्रीज। पल्प एंड पेपर इंडस्ट्रीज में कोरोजन का क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। अब यहाँ पे हमारे पल्प और पेपर इंडस्ट्रीज में क्या क्या प्रेजेंट होंगे, आपके वुड प्रेजेंट होगा, पल्प प्रेजेंट होगा, वाटर और केमिकल्स भी प्रेजेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो इन द पल्प एंड पेपर इंडस्ट्रीज कोरोजन मेनली अफेक्ट, सबसे पहला आपका पाइपलाइन। अब पाइपलाइन क्या करेगी, जो आपके पल्प हैं या केमिकल्स हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करेगी, ट्रांसपोर्टेशन का काम हमारी पाइपलाइंस करने वाली है। तो कोरोड वाइल कैरिंग पल्प एंड केमिकल, जब वो पल्प और केमिकल्स को कैरी करेगी, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करेगी, तो उसमें क्या हो सकता है, कोरोजन के चांसेस बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वही आपका स्टोरेज टैंक है। अब आपको हर इंडस्ट्रीज में स्टोरेज टैंक की तो नीड पड़ने वाली है, क्योंकि आपको स्टोर तो करना है, आपके पास जो रॉ मटेरियल है, जो आपको फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है, आपको उसको स्टोर तो करना है ना, तो आपको स्टोरेज टैंक की तो हर इंडस्ट्रीज में जरूरत पड़ेगी। वीकेंड बाय कोरोसिव लिक्विड्स, कोरोसिव लिक्विड से वो वीक पड़ सकती है। नेक्स्ट आपका डाइजेस्टर्स। ठीक है, तो डाइजेस्टर्स क्या हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं आपके केमिकल से, जिसको हम पल्पिंग के लिए यूज़ करते हैं। जब हम अपने ये जो आपका पल्प है इसको ट्रीट करते हैं, तो हम किस में इसको ट्रीट करते हैं, डाइजेस्टर में। तो डाइजेस्टर क्या हो सकता है, इससे डैमेज हो सकता है। ये क्या करता है, हमारा जो डाइजेस्टर का मेनली काम होता है, ये रिएक्ट करता है वुड के साथ, केमिकल्स के साथ, और उसको पल्प में कन्वर्ट करता है। आपके पास एज अ रॉ मटेरियल हम क्या देंगे इसको, एक तो वुड देंगे और केमिकल देंगे, दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और पल्प बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हीट एक्सचेंजर एंड बॉयलर्स। ये कैसे अफेक्ट होते हैं, अफेक्टेड बाय मॉइस्चर एंड केमिकल डिपॉजिट्स। अगर वहाँ पे कोई केमिकल रह जाता है या आपका मॉइस्चर प्रेजेंट होता है तो उससे अफेक्ट होते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, कोरोजन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ कोरोजन। कोरोजन के क्या क्या इफेक्ट होते हैं, वही आपके इक्विपमेंट डैमेज हो जाएगा, केमिकल्स लीक हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी हम केमिकल को ट्रीट कर रहे हैं, केमिकल का यूज़ कर रहे हैं। रिड्यूस प्रोडक्शन एफिशिएंसी, एफिशिएंसी आपकी कम हो जाएगी और मेंटेनेंस कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी। अब नेक्स्ट है आपके प्रिवेंशन मेथड्स। क्या क्या आप मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं इससे प्रिवेंशन के लिए। तो सबसे पहला आपका प्रोटेक्टिव कोटिंग, वही आपका यूज़ ऑफ कोरोजन रेजिस्टेंट मटेरियल्स का यूज़ करें, जैसे स्टेनलेस स्टील, आपके अलॉयज जो होते हैं उन सब का यूज़ करें। कोरोजन इनहिबिटर्स का, रेगुलर इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस के आपका जो है, अगर आपका वहाँ पे कोरोजन हो रहा है तो आप उसको पहले ही डिटेक्ट कर लें और उसको ठीक कर दें।
प्रॉपर कंट्रोल ऑफ प्रोसेस केमिकल्स, जो हमारे केमिकल्स जिनका आप यूज़ कर रहे हैं, आप उनको ट्रीट कर रहे हैं, उनको जो है प्रॉपरली ट्रीट किया जाए। ठीक है, तो ये आपकी 4 इंडस्ट्रीज थी। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ये अभी तक क्वेश्चन आया नहीं, लेकिन फिर भी मैंने आपको एक बार बता दिया है। तो यहाँ हमारी यूनिट 1 कंप्लीट होती है। अगर आपको यूनिट 1 में कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो उसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा हमारी एप्लीकेशन मल्टी आइटम्स को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जल्दी से जाइए एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, क्योंकि नोट्स आपको वहीं अवेलेबल होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।